Hello learners, welcome to IAS Marathon and here I am back with a new lesson and with new case. हमारी सीरीज चल रही है द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया। काफ़ी सारे केस कर लिए, 11 केसेस कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा 2018, 19, 1920 के केसेस भी कंप्लीट कर चुके हैं। सीरीज में देख सकते हो आप जाके। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं लास्ट केस की, केस नंबर 11 की, जो था शाहबानो केस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1985 का केस था वो, राइट। अब ये वाला जो केस है वो है डॉक्टर DC वाधवा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। ये केस है आपका 1986 का, जस्ट आफ्टर 1 ईयर्स। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करेंगे। काफ़ी सारे केसेस आगे भी हैं, आने वाले हैं, सब आएंगे। आपको एक एक चीज़ें पता चलने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है मेंस के लिए, तो इट्स अ जैकपॉट, राइट। ये केस बेसिकली एड्रेस किस इशू को करता है, अभी मैंने लास्ट सेशन में आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, फिर से बताता हूँ। अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल, ठीक है। सो देखो, ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश। ये ऑर्डिनेंस इशू कौन करता है? ऑर्डिनेंस इशू करते हैं आपके प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट इसको इशू करते हैं। कब करते हैं? जब हमारे पार्लियामेंट के हाउस सेशन में नहीं होते हैं और हमको अर्जेंट नीड होती है किसी लॉ की, किसी रूल की, तब ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, राइट। ऑर्डिनेंस जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, राइट। ऑर्डिनेंस परमानेंट नहीं होते हैं। अगर इनको कन्वर्ट नहीं किया गया एक्ट के अंदर विद इन स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, तो ये आपके लैप्स हो जाते हैं, राइट। आर्टिकल 123 इन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेंशन करता है कि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इशू द ऑर्डिनेंसेस। कब? जब एक इमीडिएट नेसेसरी की नीड होगी तब। एंड लेकिन अगर मान लीजिए दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में है, तब ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता किसी भी कंडीशन के अंदर। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस क्या किया था? एड्रेस ये किया गया था कि ऑर्डिनेंस का रीप्रोमुलगेशन, ऑर्डिनेंस को रीप्रोमुलगेट किए कब तक किया जा सकता है और कब तक ये लीगल रहेगा बेसिकली, और क्या इसको रीप्रोमुलगेट का मतलब रिन्यू करना है, यानी कि बार बार जो आप ऑर्डिनेंस को लेकर के आते हैं, गवर्नमेंट इशू प्रेसिडेंट से साइन कराती है, वो कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस इशू को एड्रेस किया था इस वाले केस के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ओवरऑल हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर इशू को, किस इशू को लिया है? ऑर्डिनेंस की जो पावर होती है रिप्रोमुलगेट करने की, प्रोसेस को भी चेक किया गया इसके अंदर। एंड सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया बेसिकली कि पावर ऑफ बैलेंस किन किन के बीच में, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में। तो इसलिए हम कहते हैं हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी इन ऑन अ लूज एंड। सो सेपरेशन ऑफ पावर, क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखने को अगर मिलेगी तो वो कौन से पॉलिटिकल सिस्टम में मिलेगी? USA, राइट। तो यस, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया आपको व्हाट इज द ऑल जो टॉपिक है इसके बारे में। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट की पावर है। अगर वो सेटिस्फाई होता है कि सर्कमस्टांसेस हैं और हाउसेस भी सेशन में नहीं है, देन ऑर्डिनेंस को इशू किया जाता है। आर्टिकल 213 क्या है? देखो, आर्टिकल 213 भी सिमिलर पावर है जो कि गवर्नर को दी गई है। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट के पास है एंड इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नर के पास है आर्टिकल 213 के अंदर। बट एक ऑर्डिनेंस को कितनी बार रीप्रोमुलगेट किया जाए, इस क्वेश्चन को एड्रेस किया गया था इस वाले केस के अंदर, ठीक। अब यहाँ पे देखो, डॉक्टर DC वाधवा जो है वो आपके पिटिशनर हैं। डॉक्टर DC वाधवा एंड अदर पिटिशनर्स एंड बिहार स्टेट और अदर्स आर दी आपके रिस्पोंडेंट्स, ठीक। अब इसका बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ठीक है। पूरा केस का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, केस पहुंचा कैसे, उससे हिसाब से फिर जो वर्डिक्ट आता है उसको समझेंगे, इंपॉर्टेंस समझेंगे, इम्पैक्ट समझेंगे, राइट। सबसे पहले बैकग्राउंड समझे। बैकग्राउंड में क्या है आपका कि जो बिहार स्टेट था, बिहार गवर्नमेंट थी, उन्होंने मैसिव स्केल पर ये जो प्रैक्टिस ऑफ रीप्रोमुलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस है इसको अपनाया था। आप बहुत ही मैसिव स्केल पे, बिना किसी अटेम्प्ट टू रिप्लेस देम इनटू द एक्ट बनाने को नहीं, बल्कि उन्हें ऑर्डिनेंस ही लाना। उनका इंटेंशन बिहाइंड दी repromulgation was not to make this an act but to make it a general process of by making ordinances work as against the act of the legislature। आप खुद सोचिए कि 1967 से लेकर 1981 के बीच में 256 टाइम्स, 1967 से लेकर 1981 के बीच में 256 टाइम्स ऑर्डिनेंस को रिप्रोमुलगेट किया गया, ठीक है। और ये जितने भी ऑर्डिनेंस थे उन सबकी रेंज थी बिटवीन 1 से 14 ईयर्स तक, यानी कि कोई
जो आपके ऑर्डिनेंस है वो 1 साल भी रहे तो 14 ईयर्स तक भी रहे, तो दिस इज टोटली एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो जानेंगे हम आगे। जब भी जो स्टेट लेजिस्लेचर थे प्रोरोगेशन होता था उनका, तभी ये जो आपके ऑर्डिनेंसेस उनको वापस से रीप्रोमुलगेट किया जाता था। और इतना ही नहीं बल्कि इनके अंदर ये जो ऑर्डिनेंसेस होते थे जब हाउस सेशन में होता था जब तो इनको लाया नहीं जाता था, फिर इनको वापस से कब लाया जाता था जब हाउस प्रोरोग हो जाते थे विदाउट एनी चेंज इन द टेक्स्ट एंड द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो कितनी बड़ी बात है ये। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे डॉक्टर डीसी वाधवा सर की। डॉक्टर डीसी वाधवा कौन है आपके? डॉक्टर डीसी वाधवा आपके प्रोफेसर है। कहाँ पर? ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स इन गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पुणे में। ठीक है, अब इनका एक इंटरेस्ट एरिया था कि प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन किस तरीके से किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग का जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किए जाते हैं। अब इन्होंने बहुत ही डीप रिसर्च की थी इसके अंदर कि किस तरीके से बिहार के जो गवर्नर है वो बार बार रीप्रोमुलगेट किए जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके ऑर्डिनेंस है, तो इन्होंने क्या किया, एक रिट पिटिशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। रिट पिटिशन फाइल करी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाय चैलेंजिंग द प्रोसेस, कि किस प्रोसेस के अंदर आप ये जो है रीप्रोमुलगेट कर रहे हो बार बार ऑर्डिनेंसेस को। तो चैलेंज किया गया बाय दी डॉक्टर डीसी वाधवा सर। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे अदर चैलेंजर्स थे जिन्होंने इसको चैलेंज किया, लेकिन ये जो लोग थे वो बहुत ही स्पेसिफिक थे। यानी कि इस तरीके के ऑर्डिनेंसेस को चैलेंज किया गया जो वेरी स्पेसिफिक थे, यानी कि पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को लेकर के इनको चैलेंज किया गया था, जो कि इस केस के अंदर ही यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा, राइट। अब ऐसे कौन कौन से पिटिशनर्स थे जिन्होंने चैलेंज किया पर्टिकुलर ऑर्डिनेंसेस को? जैसे बिहार फॉरेस्ट प्रोड्यूस 1983 का एक्ट है, ऑर्डिनेंस था। बिहार ब्रिक सप्लाई कंट्रोल 1983 का ऑर्डिनेंस था। और थर्ड था बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल 1983। ठीक है, अब जब रिट पिटिशन डाली गई उसके बाद ये जो एक्ट थे पहले वाले एंड सेकंड वाला 19 जो आपका बिहार फॉरेस्ट प्रोड्यूस था और दूसरा आपका बिहार ब्रिक सप्लाई कंट्रोल, इन दोनों को बना दिया गया एक्ट। बस जो थर्ड वाला था इसकी पिटिशन पेंडिंग थी। अब आर्ग्यूमेंट सुन लीजिए, आर्ग्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी केस के अंदर। बहुत जो साइड से उसके आर्ग्यूमेंट सुनेंगे हम। पहला आता है आपके पिटिशनर्स की तरफ से जो कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग है ना एडमिनिस्ट्रेशन की, और आप ये जो प्रोसेस है जो रीप्रोमुलगेट कर रहे हो ऑर्डिनेंस बार बार, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दिस इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट जो कि रिस्पोंडेंट थी, उन्होंने यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट दिए। उन्होंने कहा कि अगेंस्ट द पिटिशन, उन्होंने कहा कि जो ये जो आपके पिटिशनर्स हैं जिन्होंने 3 ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ यहाँ पर रिट पिटिशन फाइल किए, उनमें से 2 तो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, एक्ट बन चुके हैं। अब बचा सिर्फ एक एक्ट जो थर्ड ऑर्डिनेंस है, उनको भी लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पे पूरी तैयारी की जा चुकी है और इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हम। तो यहाँ पर कोई लोकस स्टैंडाई बचा नहीं है पिटिशनर्स के पास, इसलिए इसको रिजेक्ट करने की बात करते हैं। कौन? आपकी गवर्नमेंट, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहती है। सेकंड आर्ग्यूमेंट आता है इनका, काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि पिटिशनर्स जो है वो आउटसाइडर्स हैं, इसलिए इनका कोई लीगल इंटरेस्ट नहीं है कि किस तरीके से वैलिडिटी ऑफ द प्रोसेस को चैलेंज करें, है ना। प्रोसेस को चैलेंज करने के लिए ये जो है लायबल नहीं है, दे आर द आउटसाइडर्स। थर्ड जो बात आती है वो आती है कि द क्वेश्चन रेज बिफोर द कोर्ट इज एकेडमिक इन नेचर। ये जो बात करते हैं वो एकेडमिक है नेचर में, सो ये कोर्ट इसको एडजुडिकेट नहीं कर सकती। बात ये है, ये कहता है आपके स्टेट गवर्नमेंट के 3 काउंटर आर्ग्यूमेंट्स थे। लास्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट सुनिए, ये कहते हैं कि दिस इज नॉट एक्चुअली द कोर्ट विच इज इंटाइटल्ड टू एड्रेस द इशू। ये कहते हैं कि कोर्ट इंटाइटल्ड ही नहीं है इस तरीके की चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आता है प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123, ठीक है, प्रेसिडेंट आता है आर्टिकल 123 एंड कॉन्फ्लिक्ट आता है आर्टिकल 213 ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नर, ये कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 आर्ग्यूमेंट किसकी तरफ से दिए गए? बाय द आपके रिस्पोंडेंट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से लीगल इश्यूज इन्वॉल्व है। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम स्पेसिफिक बात बताएंगे कि लीगल इश्यूज क्या क्या है। पहला, आर्टिकल 213 का स्कोप क्या है, और जो बेसिकली अलाउ करता है गवर्नर को टू प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस। गवर्नर ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट करेगा। सेकंड, गवर्नर की क्या पावर है बेसिकली टू रीप्रोमुलगेट दी ऑर्डिनेंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट इसको एक्ट बनाए, ठीक है, विदाउट टर्निंग इनटू द एक्ट। थर्ड, ये जो कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है ये वायलेटिव है कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो ये 3 इश्यूज हैं जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका द जजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब यहाँ पर देखो, आप सबको पता है कि प्राइमरी लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी होती है? आपके लेजिस्लेचर होती है, बिल्कुल सर एंड मैम।
एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, पॉलिसीज बनाना, बट नॉट टू मेक द लॉज, राइट? इट इज द ड्यूटी ऑफ द लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सबस्यूम नहीं कर सकता बाय सरपासिंग द लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, ये कहते हैं कि गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई प्रोविजन से उसको लिमिट जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज गवर्नर की पावर इज डिफरेंट एंड लेजिस्लेचर पावर इज डिफरेंट, है ना। हालांकि गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है, जिस तरीके से पार्लियामेंट का पार्ट है आपके प्रेसिडेंट, है ना। यस, तो कोई भी बात अगर हम जैसे कि इसके अंदर बात कही गई रीप्रोमुलगेशन की, कि रिपीटेड रीप्रोमुलगेशन कोई भी ऑर्डिनेंस का अगर किया जाएगा तो ये टोटली अगेंस्ट, इट इज टोटली इम्प्रॉपर एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज इम्प्रॉपर प्रैक्टिस एंड इनवैलिड, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने रीप्रोमुलगेशन वाली प्रोसेस को क्या बोला, इम्प्रॉपर एंड इनवैलिड। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बता दिया इनको कि जो बेसिकली ये पावर ऑफ रीप्रोमुलगेशन है और ऑर्डिनेंस है, ये पावर है टू मीट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। जिसमें से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या है, मान लीजिए कोई इमरजेंसी आती है और उसके बीच में कोई पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज या लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेज सेशन में नहीं है, तब आप ऑर्डिनेंस को लेके आओ, दैट इज द कंडीशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। बस ऐसे नहीं आप जो है रीप्रोमुलगेट करते जाएं एन नंबर ऑफ टाइम विदाउट मेकिंग इनटू द एक्ट्स। और इसी के साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात बता दी कि अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से कोई भी लेजिस्लेटिव या फिर कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन या एग्जीक्यूटिव एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस को क्रॉस करेगा या वायलेट करेगा, तो कोई भी पब्लिक में से चैलेंज कर सकता है। एनी मेंबर ऑफ पब्लिक कैन चैलेंज इट टू दी बाय फाइलिंग दी रिट पिटिशन फाइल कर सकता है अगेंस्ट द प्रोसेस और दी प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी बता दी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नर की सेटिस्फैक्शन ऑफ इशूइंग एन ऑर्डिनेंस उसको चैलेंज नहीं कर सकता, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। गवर्नर की ये जो है वो टोटली डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, सो उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता कोर्ट। अब आपको पता है मैंने आपसे कहा था कि तीन जो ये आपके ये वाले जो ऑर्डिनेंसेस है इनको चैलेंज किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो थर्ड वाला ऑर्डिनेंस था बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट था इसका इंपॉर्टेंस क्या रहा, डॉक्टर डीसी बाधा वर्सेस आपके स्टेट ऑफ बिहार का वर्डिक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है सर मैम कि लेजिस्लेचर ही प्राइमरी बॉडी है, अगर कुछ लेजिस्लेशन बनाना है, लॉ बनाना है। कोर्ट ने अपहेल्ड किया द बैलेंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, उनका पावर ऑफ डोमेन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को यहाँ पर गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, राइट। अब इम्पैक्ट क्या है इसका, इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, जितना भी ये एक्ट हुआ, इतना भी आपका केस हुआ, वाधवा केस ने ये, आप एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए वाली बात कि केस जो हुआ उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी कोई भी ऑर्डिनेंस को रीप्रोमुलगेट नहीं किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। वाधवा केस आया 1986, ठीक। अब 1986 के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी कोई भी ऑर्डिनेंस को रीप्रोमुलगेट कभी नहीं किया था। बट 1992 के बाद से क्या होता है गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, 1992 के बाद से ये वाली प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। सोचें आप, इतना बड़ा डिसीजन आया उसके बाद भी वाली प्रैक्टिसेस अब तो सेंट्रल लेवल पे होने लगी थी। अब ऐसा हुआ क्यों, दिस इज द पॉइंट। द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस जजमेंट इज, देखो ये जो प्रैक्टिस थी ना रीप्रोमुलगेशन की, बहुत ही इंटेंसिव हो चुकी थी आफ्टर 1992 सेंट्रल लेवल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही। क्यों ऐसा क्यों हुआ, देखो क्योंकि ये जो वर्डिक्ट था ना उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब वो क्या थी, जैसे कि अगर मान लीजिए लेजिस्लेटिव बिजनेस बहुत ज़्यादा है या फिर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम अगर कभी लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस में हो जाते हैं, है ना, तो ऑकेजनली गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सिंपल सी बात है, ऑर्डिनेंस को रीप्रोमुलगेट कर सकती है ना। तो कभी भी अगर लेजिस्लेटर के पास बहुत ज़्यादा बिजनेस है करने के लिए या फिर टाइम की कमी है, देन दे कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ऑकेजनली, है ना।
सो किस तरीके से इस वाले वर्डिक्ट ने बैकफायर किया आपको पता है किस तरीके से। देखो अब कॉलिशन एरा का टाइम था, 1992 के बाद से ही कॉलिशन एरा स्टार्ट हो चुका था आपका 1996 से बाद इंटेंसिवली। अब ऐसा कहा जाता है बाय द जुडिशियल जो एक्सपर्ट है फिलोसोफर्स, उनका कहना है कि ये वाला जो वर्डिक्ट था एक्चुअली इसने इनकरेज कर दिया रिप्रोमulgation की एक्टिविटी को, ना कि उसको प्रोहिबिट कर दिया। ठीक है, इसके कारण जो हमारे पार्लियामेंट्री सेशंस हैं उनकी, इसके कारण हमारे पार्लियामेंट सेशंस की जो टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है किसी भी चीज़ को डिस्कस करने के लिए, लॉ को डिस्कस करने के लिए, वो शॉर्टर होती गई। अभी भी ये वाला केस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, और क्योंकि गवर्नमेंट बैक टू बैक लॉज, अब तो ऑर्डिनेंस छोड़ो, बैक टू बैक लॉज को भी विद इन 10 मिनट्स 5 मिनट्स वोटिंग कराकर उसको पास करा लिया जाता है फ्रॉम द पार्लियामेंट। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट बात है, राइट। अब ये वाला केस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेसन हम देखेंगे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 1986 का केस है। दिस इज केस नंबर 13। 12 केस हम कंप्लीट कर चुके हैं। कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेसन, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।